together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है मनी मैटर्स। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM, चलो बात करके देखते हैं। दिस इज द शो मनी मैटर। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है, खैर मक़दम है आज के शो मनी मैटर में। और जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं जिनको हम आपके लिए लेके आए हैं, वो एक फाइनेंस और बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, राकेश घंटा जी। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है, वेलकम है हमारे स्टूडियो में। ये सीनियर फैकल्टी हैं इंडियन ओवरसीज़ स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में। वेलकम टू द शो राकेश जी। थैंक यू सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट और मनी से रिलेटेड बातें करते हैं। हर रोज़ हमारे साथ एक एक्सपर्ट होते हैं इस शो में। आज राकेश जी हैं हमारे बीच में। आइए हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड होंगी, जो आपके जहन में भी सवालात, क्वेश्चंस आते होंगे, वही क्वेश्चन हम राकेश जी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राकेश जी, अब ये बताएंगे कि बैंक हर समाज में, सोसाइटी में हमें बैंक का एक सेंटर मिल जाता है। बैंकिंग है क्या? व्हाट इज़ बैंक, अगर हम समझना चाहें तो? सर, अगर सिंपल में समझना है जी, तो बैंकिंग एक चीज़ है जो आपका पैसा आप उधर जमा कर सकते हैं। राइट। और आप कुछ घर खरीदना है या कंस्ट्रक्शन करना है Right. या कुछ एक्सपेंसेस करना है, उसके लिए लोन दे सकता है। ओके। अगर आप चाहेंगे तो, अगर पुराना दिन में ओल्डन डेज जब हम जाएंगे राइट। तो कहीं एक जगह नहीं है पैसा सेव करने के लिए या स्टोर करने के घर में लिए। रखे तो चोरी हो घर में रखे तो चोरी हो सकता है। Right. नहीं तो कहीं पे जाके वो लैंड डिग करके उसके अंदर चुपका दे देते। that और is फिर not safe also. दैट इज नॉट सेफ, और भूल जब भी जाता है कि Right. किधर। याददाश्त नहीं रहती। तो ये करने के लिए तो एक सिस्टम आया है जो एक ने बैंक जैसा अभी एक खुल के, जो आपका पैसा हम उधर रख सकते हैं। So that is the institution where we can deposit our money deposit and your save. money and you can take money for lending purpose as Okay, well. right. So ये बैंक का दोनों काम है, आपका डिपॉजिट्स भी रखते हैं और आपको लोन्स भी Loans प्रोवाइड भी करते हैं। इसके provide अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, मैं उस पर भी क्वेश्चंस करूंगा। जी, लेकिन जरूर। बैंकिंग सर्विसेज को लेने के लिए शायद अकाउंट ओपन करना पड़ता है पहले। जैसे हम बैंक में Yes. जैसे ही इंटर करें तो अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे। सर, अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जी, कोई भी आदमी बैंक में जाके अकाउंट ओपन कर सकता है। राइट। और अकाउंट ओपन के लिए एक चीज जरूर होता है जो हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बोलता है OVD, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसमें हमको 6 डॉक्यूमेंट होंगे। ओके। आधार कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, राइट। फिर नरेगा जॉब कार्ड या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कार्ड। इन छेनों में भी किसी एक डॉक्यूमेंट से any of these, any one of these any one 6 of these. Okay. can be used to open the bank account. Okay.
ये 6 में से अगर एक भी काफी इसमें है। इंडियन सिटीजन्स के लिए अलग, ऐसा फॉरेनर्स के लिए कुछ अकाउंट्स ओपनिंग में कुछ ओपनिंग में issues? कुछ फर्क होता है सर। अगर रेसिडेंट इंडियन है, जाके जो इंडिया में रहता है और इंडियन बॉर्न है, तो उसके लिए खाली इन 6 में से एक डॉक्यूमेंट से अकाउंट ओपन कर सकता है। ओके। अगर कोई बाहर से आया, देश से बाहर से आके इधर अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसके लिए पासपोर्ट और वीसा जरूर चाहिए पड़ेगा। और अगर वो नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग बहुत मुश्किल होगा। सो दीज आर मैंडेटरी, और एक आपने 6 डॉक्यूमेंट्स बताए। हाँ, आधार है, उन पासपोर्ट, 6 में एक मैंडेटरी है। ओके, एक मैंडेटरी है फॉर प्रूफ पर्पस, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी। ये 6 डॉक्यूमेंट सर, इससे स्पेशलिटी है कि ये दोनों आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी है। अगर आप आधार देखेंगे उसमें हमारा फोटो भी है और हमारा एड्रेस भी है, तो 2 डॉक्यूमेंट के जगह एक ही डॉक्यूमेंट दे। एक बहुत कॉमन इशू आता है राकेश जी, सपोज आप कहीं भी अकाउंट खोल सकते हैं। आप अगर इंडियन है तो इंडिया के किसी भी स्टेट्स में किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन सपोज मैंने दिल्ली में कोई अकाउंट ओपन किया या बेंगलुरु में कोई अकाउंट ओपन किया और मैं ट्रांसफर हो गया कहीं और, तो बैंकिंग सर्विसेज आई कैन यूटिलाइज स्टिल, लेकिन क्या हम बैंक के अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं? उसके लिए क्या ये बहुत इश्यूज आते हैं, फिर से अकाउंट ओपन कर लेते हैं लोग और वो अकाउंट्स अभी बैंक्स में अगर सभी बैंक सीबीएस सिस्टम बोलते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। राइट। तो जिससे आपने अकाउंट कहीं पर भी खोला है, जैसे ना बोला दिल्ली में या बेंगलुरु में कहीं पर भी अकाउंट खोला, एक चीज है तो आप अकाउंट वहीं पे रख के आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। राइट। और नहीं, अगर हमने सपोज हैदराबाद शिफ्ट हो गया और अगर हम चाहिए तो जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, भी ट्रांसफरेबल जॉब इश्यूज होता है, किसी मैटर में अगर आपका अकाउंट वहां से यहाँ आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। वो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए सर अभी 2-3 चीज है। एक है जो खुद आपके बैंक का वेबसाइट में जाके ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेना है तो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक में IOB.in वेबसाइट है, उधर जाके अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन मिलेगा। अब इंटरनेट बैंकिंग नहीं, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है सर, खाली नॉर्मल बैंक वेबसाइट में जाके अकाउंट ट्रांसफर क्लिक करना है। राइट। उसका अकाउंट नंबर और मोबाइल देगा तो उसका मोबाइल पर OTP आ जाता है। उसके बाद जो भी ब्रांच उसको चाहिए तो ब्रांच का नाम डाल सकते हैं और तुरंत अकाउंट उसका ये ब्रांच में ट्रांसफर होगा। वेरी सिंपल। मैंने तो ये सुना है कि आपको दोनों ब्रांच में एड्रेस प्रूफ देना होगा, विजिट करना होगा। ये पहले होते थे सर। राइट। अभी ये डिजिटल जमाना में ये इतना सिंपल सर हुआ है। और एक भी है सर, इसमें आपको अकाउंट नंबर भी बदलेगा नहीं। ओके, ग्रेट। सेम अकाउंट नंबर जो आप खोला है वही अकाउंट नंबर से आप यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप अकाउंट कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली इन वन क्लिक। सो ये सिर्फ IOB के साथ है या किसी भी आजकल सर सभी बैंकों में ऐसा फैसिलिटी दे रहा है जो ऑनलाइन पे ट्रांसफर कर सकता है। प्राइवेट बैंक्स भी है। सो किसी भी बैंक्स में, नेशनलाइज्ड बैंक में जो हैं उसमें आप जो है अकाउंट को ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उनको दूसरा अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो एक इससे कई और क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे अगर मैंने या किसी और ने दूसरे जगह चले गए, वो फिर नया अकाउंट खोल लिए, तो पुराने अकाउंट को इनएक्टिव छोड़ दिया या वो उसमें ऑपरेशंस नहीं है, तो उसके क्या रिपरकशन होते हैं या फिर क्या होता है उसके साथ? देखिए सर, अगर हम अकाउंट में अगर 6 महीने तक कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करा है तो अकाउंट वो इनएक्टिव हो जाता है 6 मंथ। राइट। अगर उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शन करें तो अपने आप अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन हम 1 साल से ज्यादा अकाउंट यूज नहीं करा है तो अकाउंट इनएक्टिव से डॉर्मेंट स्टेटस हो जाता है। फिर उसके बाद इनऑपरेटिव स्टेटस हो जाता है। ये डॉर्मेंट स्टेटस जब जाएंगे अकाउंट तो हम उसमें ट्रांजैक्शन खाली इनकमिंग आता है, यानी क्रेडिट कर सकता है, लेकिन पैसा हम सिर्फ डिपॉजिट कर सकता है, हम निकासी नहीं हो सकती, विड्रॉल नहीं हो सकता। राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके भी अभी ऑनलाइन में सिस्टम आ गया है जो अब मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल प्लेस करके बैंक के लिए KYC डॉक्यूमेंट फिर से आप KYC सबमिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक चीज है जो आप ब्रांच को जाके KYC डॉक्यूमेंट्स देके अकाउंट को एक्टिवेट कर सकता है, या
ऑनलाइन वीडियो केवाईसी। ओके, तो हमारे फोन में ही हम ऑनलाइन कर सकते ऑनलाइन कर सकते हैं। वीडियो कॉल जो बैंक ऑफिसर्स को प्लेस होगा, जी। तो उसके भी आधार OTP के साथ ये अकाउंट एक्टिवेट कर सकता है। ये बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप जो है अगर इनएक्टिव अकाउंट्स है तो उसको किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे कई और सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो जरूर बहुत सर, इंटरेस्टिंग है। जरूर। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर हाजिर होते हैं फ़ौरन और सवाल जवाब जारी रखेंगे। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Helen Keller once quoted, "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." इरादे के बगैर तख्लीक नहीं, दिमाग के बगैर इरादा नहीं। सानी गुरु। विवेकानंद ने कहा है, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. वेलकम बैक टू शो मनी मैटर। दोस्तों आप हमारा शो मनी मैटर सुन रहे हैं और हमारे साथ आज राकेश घंटा जी हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट। बहुत सारे सवालात के जवाब इन्होंने दिए हैं अब तक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ और सवालात आइए हम इनसे करते हैं। राकेश जी, आपने जो अभी हमसे बात की और इसमें बताया कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है और अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है, एक दो क्वेश्चंस और आपने बताए जो इन्फॉर्मेटिव थे बहुत। इसमें अभी आपने एक जिक्र किया डोरमेंट स्टेटस होता है किसी अकाउंट का, कि अगर आपने कई 6 महीने या साल भर अकाउंट छोड़ दिया है तो वो डोरमेंट हो जाता है। वो क्या होता है? देखो सर, अगर हम अकाउंट ओपन करा है जी, तो अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है जी, तो बैंक को ये हर एक आदमी को कॉल करना बहुत मुश्किल है कि आप अकाउंट क्यों नहीं यूज कर रहा है। तो अब सर बैंक इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन, जो भी डिपॉजिटर है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए तो ऑटोमेटिक सिस्टम कर जाता है जिससे अकाउंट आपको इनऑपरेटिव हो जाता है। तो इनएक्टिव स्टेटस कहता है पहले कि 6 मंथ्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। यस। तो अगर आप अकाउंट ऐसा ही चालू है तो मिसयूज होने का चांसेस भी हो सकता है। तो इसलिए हम इनएक्टिव अकाउंट कहता है जिसमें कोई एक्टिवेशन ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदा अलाइव है या डेड है, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात चाहता है हो सकता है। तो अगर 2 साल हम उसे कुछ भी नहीं यूज करा तो डोरमेंट हो जाता है 2 साल पे। 2 साल पे अगर 2 साल से ज्यादा भी, वो 1 साल से बाद वो डोरमेंट हो जाता है और 2 साल के बाद वो इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है। फिर उससे कैसे रिट्रीव कर सकते हैं? ये इनऑपरेटिव स्टेटस तक हम जाके ब्रांच में KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप अकाउंट को
एक्टिव कर सकता है। Okay. या ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन वीडियो KYC भी आ जाया है, जो ऑनलाइन में वो वीडियो कॉल प्लेस कर सकते हैं, तभी भी एक्टिवेट कर सकता है। Okay. लेकिन 10 साल तक अकाउंट कुछ ऑपरेट ही नहीं करा, ओके, नॉट ए सिंगल ट्रांजैक्शन, नॉट ए सिंगल ट्रांजैक्शन, राइट, तो ये पैसा पूरा RBI को ट्रांसफर हो जाता है। ये डिपॉजिटर्स इन्वेस्टर एजुकेशन फंड बोल के। ओके, अभी आजकल बहुत सारा पैसा है RBI जो ये इस तरह के इन्वेस्टर फंड में शिफ्ट हुआ है, और बैंक्स भी अभी एक इनिशिएटिव लिया है, RBI भी इनिशिएटिव लिया है, राइट, जो ऑनलाइन बैंक के ऑनलाइन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट उस स्टेटस में है कि नहीं है। ओके, तो ये किसी अकाउंट्स के बारे में पता करना है कि अगर वो RBI के पास शिफ्ट हो गया है या नहीं, तो वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई भी बैंक अगर आपका अकाउंट IOB में है तो आप IOB अकाउंट में जाके चेक कर सकता है, या SBI में है, कैसे चेक SBI में करेंगे जाके खाली आपका बैंक वेबसाइट में जाइए और उधर इनऑपरेटिव स्टेटस होता है, उधर चेक कर सकते हैं। ओके, राइट। डिपॉजिट तो आपने जो बताइए 10 साल में होता है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स। ओके, एक क्वेश्चन आया था ये भी हमारे पास कि अकाउंट जो है RBI के पास शिफ्ट हो गया है, लेकिन आपने क्लैरिफाई किया कि 10 साल में ही हो सकता है, उससे पहले ये नहीं होता है। आपने अभी एक वीडियो KYC की भी बात की कि इनऑपरेटिव हो गया है या डोरमेंट स्टेटस हो गया तो KYC कर सकते हैं। KYC के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये वीडियो KYC के लिए, या KYC आप जाके अकाउंट में कराना पड़ता है? अरे सर, KYC बोले तो जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहा है ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, उन 6 में से एक डॉक्यूमेंट जाके बैंक एक KYC फॉर्म देगा जिसमें आपका बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस, वो बेसिक डिटेल्स, वेरी फाइनल थिंग वो सबमिट करके आप एक लेटर लिखवा के दे सकता है, बैंक एक्टिवेट करेगा। अगर कोई भी है जिसका वो अभी शहर बदल गया है, एड्रेस प्रूफ अगर नहीं है लोकल, तो नहीं, लोकल एड्रेस प्रूफ अगर नहीं है तो उसके लिए अलग सा चीज़ है जी। तो उसके लिए क्या कर सकता है, एक सिंपल डिक्लेरेशन लेटर दे सकता है, और 6 मंथ टाइम मिलेगा उसको, सेल्फ अटेस्टेड और सेल्फ अटेस्टेड, ओके, राइट, या नहीं तो टेलीफोन बिल, करंट बिल, जो भी लोकल एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। सपोज कोई रेंट पे रहते हैं तो उनके पास अपना टेलीफोन बिल नहीं है या अपना बिजली का बिल नहीं है, तो फिर वो क्या? उसके लिए वो रेंटल एग्रीमेंट है तो वो सबमिट कर सकता है, नहीं तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर भी चलेगा कि मैं इधर स्टे कर रहा हूँ। लेकिन इन सब के लिए उसको 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ टाइम मिलेगा उसको, 6 मंथ के अंदर वो नॉट इमीडिएटली, 6 मंथ के अंदर वो अपना OVD में एड्रेस अपडेट करके OVD डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट कर सकते हैं। एक जो क्वेश्चन है कि बैंक में तो हम अकाउंट ओपन करते हैं, अपना पैसा भी रखते हैं, बैंक उस पर इंटरेस्ट भी देती है, लेकिन कुछ बैंक के चार्जेस भी होते हैं, वो कितने तरह के चार्जेस होते हैं? बैंक का चार्जेस सर बहुत तरह के होता है। एक होता है मिनिमम बैलेंस चार्जेस, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बैंक कितने पैसे रखने चाहिए, मिनिमम बैलेंस बोलता है अकाउंट में, अगर वो पैसा नहीं है तो उसके लिए चार्जेस। अच्छा, ये इट्स वेरी अकाउंट टू अकाउंट के अलग अकाउंट टू अकाउंट, बिकॉज अगेन कई तरह के अकाउंट्स, कई तरह के अकाउंट्स है, जो भी एक अभी एक तरह के अकाउंट्स है जो मिनिमम बैलेंस बिना के अकाउंट्स भी है। कैसे, कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, पहले ये हम जान लें अगर तो। एक होता है सर नॉर्मल पब्लिक अकाउंट, सेविंग, नॉर्मल सेविंग्स पब्लिक अकाउंट कहता है, जो मिनिमम बैलेंस 500 से लेके 1000 रुपीज या 2000 रुपीज तक होता है। इट्स आल्सो वेरी बैंक टू बैंक, फिक्स है? नहीं सर, इट आल्सो वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। ओके, ठीक है। और सैलरीज के लिए एक अकाउंट होता है, जो सैलरी जमा, पेंशनर्स के लिए एक अकाउंट होता है, और अभी एक फ्रीडम अकाउंट्स बोल के आ रहा है जो आपको बिल्कुल चार्जेस नहीं होता उसमें। अच्छा, तो ये हमारा एक सब्सक्रिप्शन जैसा एक सब्सक्रिप्शन फीस लेगा जी, 1600 या 1900 बैंक टू बैंक, वो भी वेरी होता है। शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया है सर। तो जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस कोई भी नहीं है होता है, और बहुत सारा जो भी चार्जेस है, और मिनिमम बैलेंस के अलावा आपको ATM ट्रांजैक्शंस जी, तो ये अभी क्या हुआ है, बैंक टू बैंक भी रिस्ट्रिक्शन है, विद इन द बैंक भी रिस्ट्रिक्शन है, और आउट ऑफ द बैंक भी रिस्ट्रिक्शन है। अभी मिनिमम कितने ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस नहीं लगते हैं ATM के थ्रू? अगर हम सेम बैंक के बात करेंगे सर, सेम बैंक अभी सेम ATM से, सेम ATM, अगर आपका अकाउंट IOB में है, आप IOB में पैसा निकल रहा है, तो वो सेम बैंक ATM कहता है। उसमें अगर अभी भी बैंक टू बैंक वेरी है, इसमें 5 to 10 ट्रांजैक्शंस तक फ्री देते हैं, उसके बाद चार्जेस लगता है।
अगर दूसरा बैंक एटीएम में जाके रहेंगे, ये तो कॉमन है हर बैंक का। इसमें भी अकाउंट के ऊपर अगर थोड़ा अकाउंट्स है जो आपको आउट ऑफ अदर बैंक्स को भी बिल्कुल फ्री में देता है। अगर वैसा स्कीम नहीं है, नॉर्मल स्कीम अकाउंट है, तो मेट्रो सिटीज में 3 ट्रांजैक्शन फ्री देता है और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 ट्रांजैक्शन फ्री देता है। ओके अच्छा, किसी के सेविंग अकाउंट्स है और किसी ने 6 महीने तक उसको यूज़ नहीं किया है और उसमें 5,000 डिपॉजिट किए थे, तो क्या 6 मंथ के बाद उसका 5,000 बचा रहेगा या उसमें से कुछ चार्जेस कट जाएंगे? जो भी उसका पैसा है वो पैसा किधर भी नहीं जाएगा। चार्जेस उसमें से डिडक्ट होंगे या डिडक्ट अगर कुछ चार्जेस पेंडिंग है तो लगा सकता है, वरना कुछ चार्जेस नहीं होता है। राइट। अभी जो भी पैसा हमने बात करा है डिपॉजिटर्स एजुकेशन फंड में ट्रांसफर होगा आरबीआई के पास, तो वो फंड भी पूरा कस्टमर को वापस आ जाएगा। उसके प्रोसीजर्स भी सेम केवाईसी है, सेम केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है टू द बैंक। जो ने मुझे बता है अभी ये ज्यादा है, तो मैंने ये भी जो भी लिजनर्स है उसको रिकमेंड करता हूँ, अगर उसका ऐसा कुछ अकाउंट भूल गया है, आप बैंक के वेबसाइट्स में जाके चेक कर सकता है। और अगर आपका अकाउंट है, आप सिंपल बैंक में जाइए, केवाईसी फॉर्म सबमिट कर दीजिए और आपका पैसा पूरा आपका वापस आ जाएगा। थैंक यू। हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर वापस आके कुछ और क्वेश्चंस हमारे जहन में हैं दोस्तों के, वो हम आपसे पूछेंगे। सो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर जल्द ही वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त उबैद। और आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में हम बात करेंगे टेलीग्राफ के इन्वेंशन के बारे में। दोस्तों 1832 से 1838 के दरमियान साइंसदान सैमुअल मोर्स और उनके साथियों ने टेलीग्राफ का इजाद किया, जिसने दुनिया में राब्ते के अंदाज को बदल दिया। इससे पहले पैगामात पहुंचाने में कई दिन, हफ्ते या महीने लग जाया करते थे, लेकिन टेलीग्राफ की मदद से चंद सेकंड में दूर दराज मकामात तक खबरें पहुंचाई जा सकती थी। टेलीग्राफ बरकी सिग्नल्स के जरिए काम करता था और मोर्स कोड के जरिए पैगामात भेजे जाते थे, जिसमें छोटे और लंबे इशारे, डॉट और डैश इस्तेमाल किए जाते थे। 24 मई 1844 में पहला कामयाब टेलीग्राफ पैगाम वाशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर भेजा गया, जिसने दुनिया में कम्युनिकेशन के नए दौर की शुरुआत की। दोस्तों इस इजाद ने न सिर्फ खबरों और मालूमात के तबादले में तेज़ी पैदा की, बल्कि कारोबार, सरकारी कामकाज और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी गहरा असर डाला। टेलीग्राफ ने जदीद टेलीफोन और इंटरनेट के लिए राह हमवार की, जो आज हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। दोस्तों आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज़ अपने मेज़बान उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं मनी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का फाइनेंस एंड कॉमर्स शो। वेलकम बैक टू शो मनी मैटर दोस्तों। और आज आप सुन रहे हैं हमारे साथ राकेश घंटा जी हैं और बैंकिंग और फाइनेंस पे हम उनसे उनकी राय जान रहे हैं, और जो उन्होंने बताया है कि बैंकिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या चार्जेस होते हैं, अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं। कुछ और सवालात आइए हम उनसे करते हैं। किस बैंकिंग में कितने तरह के बैंक होते हैं? जैसे मैंने सुना है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, और एक
और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। 3 तरह के बैंकिंग सेक्टर के बैंक होते हैं या और भी थोड़ा है सर। ये एक है जो आपको बता है ऑलरेडी, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर, फिर कोऑपरेटिव, फिर थोड़ा सोसाइटी बैंक्स भी होता है जो रिस्ट्रिक्टिव होता है। जो सोसाइटी मेंबर्स है खाली उसके लिए वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन सेलो कर सकता है। और फॉरेन बैंक्स भी है आजकल जी। तो फॉरेन बैंक्स मींस जो उसका हेड ऑफिस दूसरे कंट्री में है और ब्रांच प्राइवेट बैंक्स तो फॉरेन बैंक ही हैं। अगर आप चाहिए तो प्राइवेट बैंक्स फॉरेन बैंक्स भी होता है उसमें। अच्छा, डिफरेंस क्या है इन कोऑपरेटिव बैंक्स में के ट्रांजैक्शंस में या अकाउंट ओपन करने में? कुछ बेनिफिट्स हैं या कुछ लॉसेस हैं इस तरह के, या पब्लिक बैंक में या सर जो इंडिया में अगर बैंक खोलना है जी, शेड्यूल कहता है हम, ये आरबीआई का शेड्यूल होता है, उसमें रजिस्टर करके आप बैंक खोल सकता है और उसके लिए आरबीआई परमिशन दे देंगे। अभी लास्ट थोड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी आरबीआई ने परमिशन करा है। तो जो भी आरबीआई का कंट्रोल है वो कंट्रोल करेंगे और उसके लिए बैंक भरोसा भी हो सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने बिल पास करके वो कंट्रोल में लाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारा कोऑपरेटिव बैंक्स है जो बंद हो गया जी। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि बहुत सारे बैंक्स को आरबीआई ने लेटर इशू किया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया है या फिर उनको बंद कर दिया है। तो उसके अपने रीजंस होंगे, कुछ इनऑपरेटिव रीजंस होंगे, कुछ ऑपरेटिव रीजंस होंगे। एक क्वेश्चन से ये है कि क्या एक 5 साल से कम उम्र का बच्चा, उसका अकाउंट हो सकता है? खोल सकता है सर, बिल्कुल खोल सकता है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या बेनिफिट्स? बैंकिंग में सर आप 1 साल से, एक दिन से, वन डे ऑफ योर एज, born child also you can open the bank account। लेकिन जो भी आदमी 10 साल से अंदर है, बच्चे या बच्ची, तो अकाउंट है वो गार्डियन के साथ खोल सकता है। अच्छा, जॉइंट अकाउंट गार्डियन उसका माँ बाप के साथ वो अकाउंट खोल सकता है। तो इसके लिए माँ बाप जो भी गार्डियन है उसका भी केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और बच्चे का भी केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेगा। और 10 साल से ऊपर है तो वो गार्डियन के बिना सेल्फ ऑपरेटिव अकाउंट भी ओपन कर सकता है। वो खुद सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि वो अभी 18 साल से कम है तो वो फाइनेंस नॉट ए लीगल एज और उसका फाइनेंस के भी उतना जानकारी नहीं होगा, तो ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो भी मुश्किल है, तो इसलिए उसको रिस्ट्रिक्शन दे देंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स भी होती हैं, जैसे आईओबी जो है एक गवर्नमेंट बैंक है या पब्लिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो बहुत सारी की स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की। तो कितने तरह की स्कीम्स बैंक के पास होती है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट? बैंक्स में सर हम बोलेंगे जी, तो पहले है डिपॉजिट अकाउंट्स, सेविंग्स के अकाउंट के बिना, सेविंग्स अकाउंट जो अभी तक हम बात कर रहे हैं नॉर्मल अकाउंट, और डिपॉजिट अकाउंट भी 2 तरीके होता है। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एक फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड साल के लिए डिपॉजिट करेंगे और वो इंटरेस्ट लेकर जाएंगे। ठीक है। मिनिमम उसमें कुछ है? मिनिमम 500 रुपीज से शुरू होता है। मिनिमम ड्यूरेशन स्कीम, मिनिमम ड्यूरेशन आपको 14 डेज होता है। 14 डेज। अगर 1 लाख से ज्यादा है तो 7 डेज के। 14 डेज के लिए हम फिक्स्ड अकाउंट कर सकते हैं? कर सकता है। उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? वो 14 डेज का जो भी इंटरेस्ट है वो डे वाइज इंटरेस्ट देता है बैंक से, वो डे वाइज से मिलेगा। सपोज किसी ने 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट किसी भी अमाउंट का किया है, तो अगर और उससे पहले उसने ब्रेक कर लिया या निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो क्या चार्जेस लगते हैं या क्या फर्क होता है? हाँ, जो चार्जेस होता है सर, ये पेनल्टी, प्री मैच्योर विड्रॉयल पेनल्टी बोलता है। जनरली 1% ऐसा होंगे। वो भी अमाउंट से ऊपर, अगर 5 लाख से अंदर डिपॉजिट है तो 0.5% होंगे, अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 1% होंगे। 1% पेनल्टी रहेंगे। तो सर जी हमने 2 साल का पहले फिक्स्ड डिपॉजिट खोला है, लेकिन कुछ जरूरत से 1 साल से हम बंद करवा दिया। ठीक है। तो 1 साल का जो भी इंटरेस्ट है उसमें हमको 1% पेनल्टी डिडक्ट करके बैलेंस इंटरेस्ट हमको। पेनल्टी ओनली ऑन इंटरेस्ट, not deposited money. Okay, penalty only on the interest. Okay, this is very important. Yes, that is very important. I think कि जो आपने डिपॉजिट किया है उसमें से 1% पेनल्टी नहीं सर, it's on the interest amount to be paid. अगर इंटरेस्ट जो हमको 7.1% है
तो अभी हमको 6.1% देगा। राइट। और एक डिपॉजिट सर इसमें रिकरिंग डिपॉजिट है जो मंथली सेविंग्स जैसा। अभी हम मार्केट में बहुत तरह का SIP नाम आप सुना होगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एक्चुअली पहला स्टेप है जो बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट है। अच्छा, SIP की बात आपने की है, तो ये बताइए कि अगर सपोज मुझे SIP करना है या किसी को भी SIP करना है, मैं आज चाहता हूँ आज SIP करूँ, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? इसके लिए आपको पहले KYC करना पड़ेगा। अकाउंट है ऑलरेडी? अकाउंट है तो भी एक्चुअली हम जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए से अलग सा हम एक KYC करना पड़ेगा। कोई अलग से अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है? डीमैट अकाउंट का जरूरत नहीं है खाली म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो डीमैट अकाउंट चाहिए। नहीं, SIP करने के लिए? SIP करने के लिए डीमैट अकाउंट का जरूरत नहीं है, सिर्फ KYC करके आप एनी अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड के लिए SIP कर सकते हैं। ठीक है, वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा या मंथली या क्या प्लान? वो हम देना है उसको, मंथली प्लान्स होता है, क्वार्टरली प्लान्स होता है। तो अब अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो हर मंथ अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इसी के तरफ से बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट होता है। तो अगर आजकल टर्मिनोलॉजी में हम यूज करना है तो इसको भी हम SIP बच सकता है। अच्छा। लेकिन बैंक का SIP जो है आपको इंटरेस्ट जो भी प्रॉमिस करा है वो गारंटीड है। अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब आज आप ओपन कर रहा है, कितना परसेंट अभी बैंक दे रही है SIP पे? सर हमारा भी 1 साल का अकाउंट ओपन करेंगे तो 7.1% इंटरेस्ट है, तो ये गारंटीड है आपको 7.1%। अच्छा, SIP में वन टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं या मंथली ही होता है? मंथली होता है सर, वन टाइम नहीं। वन टाइम भी है। अच्छा, वन टाइम भी है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपका रेट ये तो फ्लक्चुएट होता है। तो जब वो बेनिफिट जो भी है वो हमको नहीं मिलता, इसलिए वो मंथली करने से बहुत अच्छा मिलेगा और रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो राकेश जी, आपने जो बातें बताई हैं इस पे और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद दोस्तों हम वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा और बहुत सारी बातें करेंगे राकेश जी से। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Helen Keller once quoted, "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." इरादे के बगैर तख्लीक नहीं, दिमाग के बगैर इरादा नहीं। सानी गुरु। विवेकानंद ने कहा है, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही दुख आते हैं, भय से ही मृत्यु होती है और भय से ही बुराइयां उत्पन्न होती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Money Matters, Radio Manu 90.0 FM's Finance and Commerce Show.
तो राकेश जी, ब्रेक्स पे जाने से पहले आपने कुछ स्कीम्स के बारे में बताया था और किस तरह के SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। कुछ और स्कीम्स जो गर्ल्स से रिलेटेड गवर्नमेंट की हो सकती है जिसके बारे में कम अवेयरनेस है, आप वो बता सकते हैं? सर, एक्सक्लूसिव गर्ल चाइल्ड के लिए जी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करा है, सुकन्या समृद्धि योजना। गर्ल्स चाइल्ड ओनली। ओके। तो अगर आप पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट PPF अकाउंट आपने सुना होगा, जी। तो ये सिमिलर टर्म्स में एक स्कीम है जो अभी बहुत इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा दे रहा है। अप टू द एज ऑफ 14 years दे कैन ज्वाइन, 0 to 14 years। और ये स्कीम जो उसका 21 साल तक वो चलेगा, उसका वो एज उम्र। तो ऐसा डिजाइन करा है स्कीम, तो एंड में आप या शादी के लिए यूज कर सकता है या उसका हायर एजुकेशन के लिए यूज कर सकता है। डिपॉजिट प्लान क्या है इसके? ये आपके सर हर साल में मिनिमम 500 रुपीज से अकाउंट खोल सकता है, राइट। और हर साल में मिनिमम 500 रुपीज डिपॉजिट करना है। वन टाइम डिपॉजिट ईयरली और मंथली भी कर सकते हैं। राइट। और मैक्सिमम 1,50,000, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स रिबेट भी है इसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। और अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे भी ATC में हम इन्वेस्टमेंट रिबेट कर सकता है, और जो भी इंटरेस्ट इसमें आएगा उसके लिए कुछ भी टैक्स नहीं रहेंगे। ओके। तो आप जो है कोई भी 14 साल की लड़की है या बच्ची है उसके लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 21 ईयर में अब मैच्योरिटी हो जाती है उसकी। ये 1 डे से खोल सकता है। ओके। 1 डे से खोल सकता है। बेनिफिट्स क्या हो गए? अगर सपोज किसी ने 1,000 रुपये ईयरली डिपॉजिट शुरू किया 14 साल तक, देन आपको मिलेगा 21वें साल में। आप 21वें साल में आपको मिलेगा। जब तक आपको पूरा इंटरेस्ट चलेगा, आपका पैसा मिनिमम डबल तो हो ही जाएगा। ओके, राइट। सो राकेश जी, आपने आज के शो में बहुत सारी बातें बताई हैं बैंकिंग से रिलेटेड। चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और सवालात बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, जो कि हमारे सुनने वालों के लिए, लिसनर्स के लिए और देखने वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो दूसरे एपिसोड में हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लिए और बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में आने के लिए और बहुत सारी बातें करने के लिए। तो दोस्तों, आज के शो मनी मैटर में बस इतना ही। चूँकि हमारे पास वक्त कम है, हम फिर हाजिर होंगे किसी और एपिसोड में और राकेश जी को साथ लेके आएंगे बैंकिंग पे और बातें करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे मनी मैटर्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।